हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम लोग बात करने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में जो संबंधित है किससे, प्लासेंटा प्रीविया से। इसके पहले की वीडियो में पार्ट फर्स्ट में प्लासेंटा प्रीविया की जो पार्ट फर्स्ट की वीडियो है उसमें हम बात कर चुके हैं कि प्लासेंटा प्रीविया किसे कहते हैं, कि क्या इसके कारण होते हैं, ये कितने तरह की होती है, इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और क्या उसके लक्षण होते हैं। इन सब के बारे में हम प्लासेंटा प्रीविया पार्ट फर्स्ट की वीडियो में पढ़ चुके हैं। वहीं पे जो प्लासेंटा प्रीविया पार्ट सेकेंड वीडियो है उसमें हमने प्लासेंटा प्रीविया का जो मैनेजमेंट होता है उसके बारे में पूरा पढ़ रखा है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, प्लासेंटा प्रीविया पार्ट फर्स्ट एंड प्लासेंटा प्रीविया पार्ट सेकेंड। और आज हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो किस तरह से किया जाता है, जो किसमें आएगा, प्लासेंटा प्रीविया पार्ट थर्ड में इसको हम देखेंगे। तो इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, क्योंकि जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो उस दौरान जो नर्सिंग मैनेजमेंट वाला पहलू होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना अगर मान लीजिए कि आप प्लासेंटा प्रीविया लिख रहे हैं तो जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है इसके बिना जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर पूरा नहीं माना जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाता है लिखने के लिए, तो फिर वहाँ पे बच्चे नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता रहता है कि किस तरह से हम पॉइंट बनाएं और किस तरह से इसको डिटेल में लिखें। तो आज की वीडियो से आपको बहुत अधिक हेल्प मिलने वाली है प्लासेंटा प्रीविया का नर्सिंग मैनेजमेंट लिखने में, क्योंकि यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियरली बताई हुई हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट फर्स्ट से। तो इसमें क्या है, टू असिस्ट अ वुमन। यहाँ पे क्या है कि जो महिला है जिसको प्लासेंटा प्रीविया की दिक्कत थी उसका जो भी नर्सिंग केयर है उसमें हम क्या करना है, पहले हमको असेसमेंट करना है। क्या क्या उसमें हमको महिला के बारे में देखना है। तो फर्स्ट है इसमें द जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ द वुमन शुड बी असेस्ड। यहाँ पे कह रहा है कि जो एक नर्स होती है उसका काम होता है, नर्सिंग केयर कौन दे रहा है, एक नर्स ही दे रही है, तो वो क्या करती हैं कि द जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ द वुमन शुड बी असेस्ड। जो महिला होती है जिसको प्लासेंटा प्रीविया की समस्या होती है उसके हेल्थ स्टेटस को असेस करना किसका काम होता है, नर्स का होता है। और ये पहला पॉइंट है नर्सिंग मैनेजमेंट का, जिसमें जो मेजर पॉइंट है उसमें फर्स्ट में है टू असेस अ वुमन। तो पहले ये आप हेडिंग डालेंगे और उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट इसमें सेकेंड क्या है, द बायोलॉजिकल साइन ऑफ वुमेन सच एज बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट etc शुड बी असेस्ड। यहाँ पे कह रहा है कि जो फीमेल है जिसको प्लासेंटा प्रीविया की समस्या है उसके जितने भी बायोलॉजिकल साइन होते हैं, जैसे कि क्या, ब्लड प्रेशर है, पल्स है, रेस्पिरेटरी रेट है, हार्ट रेट है, ये सभी असेस करते रहना है। नेक्स्ट क्या है, द सिवियरिटी ऑफ द क्लिनिकल सिम्टम प्रेजेंट इन द वुमेन शुड बी असेस्ड। अगर महिला में किसी भी तरह का कोई क्लिनिकल सिम्टम्स प्रेजेंट होता है तो इसके बारे में भी असेस करते रहना है, बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, द पेरिनियल पैड शुड बी एग्जामिन्ड टू द असेस द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। जो महिला है उसका जो पैड है उसको नियमित तौर पे असेस करते रहना है, जिससे ये पता चल सके कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो कितने अमाउंट में हो रही है, क्योंकि उसके द्वारा ही ये पता किया जा सकता है कि ब्लीडिंग कितनी मात्रा में हो रही है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो महिला है उसको हैवी ब्लीडिंग होगी या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी या फिर कम ब्लीडिंग होगी या फिर ब्लीडिंग नहीं होगी, इसके बारे में हमको पता नहीं चल पाएगा। तो फिर वहाँ पे जो हमारा मैनेजमेंट है वो अच्छे से नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है उसी के आधार पे आगे का कार्य होता है। डॉक्टर का काम तो सिर्फ दवा लिखना है कंडीशन को देख के, लेकिन उस कंडीशन को असेस करना, उसकी रिपोर्टिंग तैयार करना नर्स का काम है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, द डॉक्टर शुड बी असिस्ट। अब डॉक्टर क्या करते हैं, वो भी असिस्ट करते हैं। क्या असिस्ट करते हैं, एब्डोमिनल एंड इंटरनल एग्जामिनेशन। जो डॉक्टर होते हैं वो भी जब राउंड पे आते हैं तो वो भी एग्जामिन करते हैं जो महिला होती है उसको, अगर जरूरत पड़ी तो इंटरनल एग्जामिनेशन भी करते हैं, नहीं तो फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ एनी कॉम्प्लिकेशन आर प्रेजेंट शुड बी इन्फॉर्म डॉक्टर इमीडिएटली। अगर जो महिला है उसको किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो उस दौरान तुरंत क्या करना है कि जो भी ड्यूटी डॉक्टर होंगे उनको इन्फॉर्म करना है, इमीडिएटली तुरंत इन्फॉर्म करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लासेंटा प्रीविया की बात हो रही है। छोटी सी गलती महिला की जान पे भी बन सकती है, तो इसलिए बहुत ही विशेष ध्यान रखना है महिला के नर्सिंग मैनेजमेंट के दौरान जो भी नर्स ड्यूटी पे है उसको। तो इस तरह से सारी चीजें क्लियर करनी है। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्या है, सेकेंड पॉइंट है जनरल
केयर। अब यहाँ पे जनरल केयर क्या देनी है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें भी 4 पॉइंट है। फर्स्ट क्या है, द वुमेन शुड बी प्रोवाइडेड अ कॉल एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। जो भी महिला है जिसको प्लासेंटा प्रेविया की समस्या है उसको हमको बिल्कुल शांति वाला, जैसे जहाँ पे ज्यादा शोर शराबा वाला माहौल ना हो, ऐसा एनवायरनमेंट देना है। तो हॉस्पिटल में तो वैसे भी बहुत ही शांति रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके साथ जो उसके अटेंडेंट आए रहते हैं, मतलब जो उसके घर के लोग रहते हैं, वही शोर शराबा करने लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, महिला को ऐसा एनवायरनमेंट देना है, मतलब ऐसा माहौल देना है जो कैसा हो, शांति वाला हो। नेक्स्ट इसमें क्या है, द वुमेन शुड बी प्रोवाइडेड अ कंफर्टेबल पोजीशन। यहाँ पे जो महिला है जिसको प्लासेंटा प्रेविया की समस्या है उसको क्या देना है, कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। तो चूंकि महिला को क्या है, प्लासेंटा प्रेविया है, उसको ब्लीडिंग हो रही है या फिर ब्लीडिंग होने के रिस्क है भाई, जब हम उसको नर्सिंग मैनेजमेंट दे रहे हैं इसका मतलब कि वो हॉस्पिटल में ही है, तो ब्लीडिंग हो रही होगी। तो उस दौरान हमको क्या करना है कि जो उसके पैर वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा एलिवेट करके रखना है, मतलब उधर का जो बेड का एरिया है उसको थोड़ा सा ऊंचा करके रखना है, ताकि जो ब्लीडिंग है उससे उसको प्रिवेंट किया जा सके, ब्लीडिंग को कम किया जा सके। ये भी एक जनरल मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, टेक केयर ऑफ द वुमेन पर्सनल हाइजीन। जो महिला की पर्सनल हाइजीन है उसको भी मेंटेन करके रखना है, उसका भी केयर करना है। इफ देयर इज ब्लीडिंग फ्रॉम द वजाइना, अगर वजाइना से ब्लीडिंग हो रही है, द पेरिनियल पैड शुड बी चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड द पेरिनियल एरिया शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई। यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो महिला है उसको वजाइनल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है तो टाइम टाइम पे क्या करना है कि जो पेरिनियल पैड है उसको चेंज करते रहना है, जिससे वहाँ पे किसी भी तरह का बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके। अब जैसे कि डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उस दौरान वो एरिया कैसा रहता है, मॉइस्ट रहता है, नमी वाला रहता है, और इस वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि टाइम टू टाइम हमको ब्लीडिंग को असेस करते रहना है और उसका पैड भी चेंज करते रहना है, जिसकी वजह से जो वजाइनल एरिया है वहाँ पे क्या हो, साफ सफाई रहे, वो क्लीन रहे और कैसा रहे, ड्राई रहे, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। नेक्स्ट क्या है, टू प्रिवेंट बेड सोर्स। अब जो महिला है उसको बेड सोर्स से भी प्रिवेंट रखना है, क्योंकि महिला को क्या बोला जाता है, फुली बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है, तो वो पूरी तरह से वो लेटी हुई रहती है। तो उस दौरान बॉडी के जो प्रोमिनेंट एरिया होते हैं, मतलब कि जो शरीर में उभार होता है, जैसे कि हमारा बैक साइड पे हिप्स वाला एरिया हो गया, शोल्डर वाला एरिया हो गया, या एल्बो वाला एरिया हो गया, इनमें क्या होता है कि ज्यादा समय तक लेटे रहने की वजह से वहाँ पे मतलब घाव जैसा हो सकता है। तो इससे महिला को प्रिवेंट करना है, बचा के रखना है। किस तरह से, शुड बी टाइडी एंड फ्री ऑफ रिंकल, मतलब कि जो उसका बिस्तर होगा, जो बेडशीट लगाएंगे वो कैसी होनी चाहिए। पहली बात तो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बेडशीट को हमेशा 8-8 घंटे पे बदलते रहना चाहिए। ये तो हॉस्पिटल की पॉलिसी होती है, हर हॉस्पिटल का अपना अपना रूल होता है। बहुत जगह 8-8 घंटे पे या फिर 12-12 घंटे पे बेडशीट बदली जाती है। कभी कभी तो पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है कि फिर बेडशीट हर 6 घंटे पे ही चेंज करनी रहती है। लेकिन जो भी बेडशीट लगा रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम रिंकल होनी चाहिए, मतलब कि उस पे सिलवटें नहीं होनी चाहिए। अगर सिलवटें होंगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि महिला उस पर लेटी है और बेडशीट क्या है, जगह जगह मुड़ी है, सिलवट उस पर पड़ी है, तो वो जब लेटेगी तो उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, मतलब कि उस बेडशीट के ऊपर वो महिला है उस पर दबाव पड़ेगा, और इस वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, महिला को सोर हो सकता है, घाव हो सकता है, वहाँ की स्किन छिल सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी बेडशीट लगाए वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल रिंकल फ्री होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट में क्या है, गिव मेडिकेशन टू द वुमेन। अब यहाँ पे जो महिला है उसको मेडिकेशन देना है। किस तरह से देना है, द वुमेन शुड टेक ऑल द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। अब यहाँ पे जितनी मेडिसिन होंगी वो किसके द्वारा प्रिस्क्राइब होंगी, डॉक्टर के द्वारा होंगी। जो भी मेडिसिन महिला को दी जाएगी वो सभी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब ही होंगी। हम बाहर से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, इस बात का खास ख्याल रखना है। जो दवा पर्चे पे लिखी रहेगी वही दवा हमको पेशेंट को देनी है। किस तरह से देनी है, 5 करंट रूल के अकॉर्डिंग देनी है। तो क्या 5 नियम होते हैं। फर्स्ट है क्या, राइट पेशेंट। राइट पेशेंट का मतलब कि जब भी हम दवा देने जाए, जैसे क्या होता है कि महिला या फिर कोई भी व्यक्ति है हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अब क्या होता है कि सबका अलग अलग रूम है। अगर व्यक्ति ने प्राइवेट वार्ड लिया है तो सबका अलग अलग रूम है, अगर जनरल वार्ड लिया है तो भी सब पे बेड नंबर रहता है। अब हमको पता होना चाहिए कि जिस पेशेंट को हम दवा देने जा रहे हैं वो वही पेशेंट है, वही बेड नंबर है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जैसे एक ही नाम के पेशेंट हैं तो व्यक्ति
नाम पूछ के जाता है। अब पता चला कि जिसको दवा देनी है, जिसका टाइम है, उसको दवा मिली ही नहीं, जबकि दूसरे पेशेंट को दवा लग गई, तो वहां पे क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। तो इस बात का हमेशा हमको ध्यान रखना है कि जो पेशेंट है उसी को दवा देनी है, मतलब राइट पेशेंट का हमको चुनाव करना है, सही पेशेंट का चुनाव करना है। इसके लिए जो पेशेंट का फाइल होती है उसको देखना है, उस पर लिखा रहता है कि किस नंबर पे है, कौन सा बेड नंबर है, पेशेंट का क्या नाम है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहती है। इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, राइट ड्रग, मतलब कि जो दवा दे रहे हैं वो दवा सही होनी चाहिए। अब अगर डॉक्टर ने लिखा है कि ये दवा रात में देनी है खाना खाने के 2 घंटे बाद, मतलब कि खाना खाने के 2 घंटे बाद ही देनी है, तो इस बात का ध्यान रखना है। जैसा प्रिस्क्रिप्शन होगा उसी के हिसाब से दवा को देना है। तो राइट ड्रग देना है, सही दवा का चुनाव करना है। अब अगर मान लीजिए कि कोई इंजेक्शन है उसको सबक्यूटेनियस देना है, लेकिन हमने क्या किया कि जल्दबाजी में IM दे दिया, तो क्या होगा, गलत तरीका हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, राइट डोज। अब यहाँ जो दवा दी जा रही है उसकी डोज भी सही होनी चाहिए। जो डोज प्रिस्क्राइब की गई है वही डोज होनी चाहिए। अगर हम डोज को इधर उधर करते हैं तो इसका जो असर होगा वो पेशेंट के ऊपर दिखेगा, क्योंकि जब डॉक्टर कोई भी दवा प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसका रूट, उसका डोज सारा उसमें लिखा रहता है और उस हिसाब से ही हमको ट्रीटमेंट देना रहता है। इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, राइट रूट। जैसा कि अभी हमने बताया, जिस रूट पे दवा देनी है, जैसे अगर जो व्यक्ति है उसको मुंह के द्वारा देनी है तो मुंह के द्वारा ही देंगे, अगर पैरेंटल देना है तो फिर पैरेंटल देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, राइट टाइम। दवा राइट टाइम देनी है, अगर रात की तो रात में देना है, सुबह की तो है सुबह देना है, खाली पेट देनी है तो खाली पेट है। तो मतलब कि जो भी उसका सही समय होगा उस हिसाब से दवा देनी है। तो दवा देते समय हमेशा ये जो 5 नियम होते हैं इनको फॉलो करके ही दवा देनी है। नेक्स्ट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट में 4th पॉइंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत यहाँ क्यों पड़ी है, एक्स्ट्रा केयर है, क्योंकि महिला क्या है, प्लासेंटा प्रीविया की है। अगर वो एनीमिक है तो फिर ये वाला पॉइंट वहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। अगर एनीमिक नहीं है, उसको ब्लड की जरूरत नहीं है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही है और उसके बॉडी में ब्लड भी पर्याप्त मात्रा में है, तो फिर वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम अपने नर्सिंग केयर में इस पॉइंट को रखेंगे। If the woman HB level has decreased due to excessive bleeding, जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर महिला को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसकी वजह से उसका अगर HB लेवल कम हो रहा है तो वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हमें क्या ध्यान देना पड़ता है, तो फर्स्ट क्या है, प्रॉपर क्रॉस चेकिंग शुड बी डन बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले क्या करना है, क्रॉस चेकिंग करवानी है। नहीं तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि अब जैसे क्या होता है कि ब्लड ग्रुप होता है, A ब्लड ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप है। तो अब इसमें कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं कि एक दूसरे को ब्लड नहीं दे सकते, दूसरे का दूसरे में नहीं जा सकता। तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो उसको भी देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इसमें शुड बी कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता रहता है उस दौरान जो महिला होती है उसको हमको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना रहता है, क्योंकि ब्लड क्या है, डायरेक्ट जा रहा है महिला के अंदर, और उस दौरान अगर छोटी सी भी गलती होती है तो फिर महिला की जान पे आ जाती है, फिर वहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पेशेंट की जान को बचाना। तो जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उस दौरान हमको बहुत ही क्लोजली और कंटिन्यूअसली क्या करना है, उसको मॉनिटर करना है, देखना है, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो तुरंत हम उसका ट्रीटमेंट कर सके, उसको मैनेज कर सके। तो ये हो गया 4th पॉइंट। नेक्स्ट 5th पॉइंट में क्या है, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन इन द वुमेन। अब जो महिला है उसको जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं उससे भी उसको प्रिवेंट करना है, मतलब कि एक उसका बचाव करना है। किस तरह से करना है, द वुमेन शुड बी मॉनिटर कंटिन्यूअसली। जो महिला है उसको कंटिन्यूअसली मतलब कि लगातार हमको मॉनिटर करते रहना है। नेक्स्ट क्या है, द वुमेन शुड बी गिवन ऑल मेडिसिन्स एंड अदर नेसेसरी ट्रीटमेंट एज पर मेडिकल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि जो महिला है उसको जो भी उसकी मेडिसिन्स हैं या फिर जो भी उसकी अदर ट्रीटमेंट्स हैं उन सब का प्रॉपर हमको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उसके आधार पे उसको हमको देना है।
नेक्स्ट क्या है, इफ एनी सिम्टम ऑफ कॉम्प्लिकेशन आर प्रेजेंट इन वुमेन शुड बी इन्फॉर्म डॉक्टर इमीडिएटली। अब यहाँ पे भी यही बात दोहरा रहा है कि अगर महिला में किसी भी तरह के एबनॉर्मल लक्षण दिख रहे हैं तो हमको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अब जैसे महिला की हम केयर कर रहे हैं, सपोज कि हमने महिला का ब्लड प्रेशर लिया, अब ब्लड प्रेशर उसका ड्रॉप हो रहा है, कम आ रहा है, तो हमको डॉक्टर को बताना है, नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मे भी महिला जो है वो शॉक में जा सकती है। या फिर अगर मान लीजिए हमने महिला का पैड चेंज किया, 2 घंटे बाद फिर से हमने देखा फिर से उसका पैड गीला हो गया, तो फिर अब उस दौरान भी हमको डॉक्टर को बताना है कि इसको ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसका हमको ध्यान रखना है और यही सब मैनेजमेंट करके हम व्यक्ति की जान बचा लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट इंक्लूड हुआ है, नेक्स्ट है रिड्यूसिंग वुमेन एंजाइटी। अब जो महिला होती है उसको बहुत ज्यादा घबराहट भी होगी क्योंकि उसकी कंडीशन ही ऐसी होती है। अब प्लासेंटा प्रीविया है, महिला के गर्भाशय में एक बच्चा है, उसकी स्थिति ऐसी है कि अब उसको अंदर से घबराहट होना स्वाभाविक है। तो उस दौरान जो एक नर्स होती है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यहाँ पे लिखा है एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड एंजाइटी में अकर इन द वुमन रिगार्डिंग हर सेल्फ एंड हर अनबॉर्न चाइल्ड हेल्थ। तो यहाँ पे कह रहा है स्वाभाविक है कि जो महिला है वो अपने स्वास्थ्य से ज्यादा जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको लेके वो बहुत एंजियस रहती है, वो परेशान रहती है, तरह तरह के थॉट उसके दिमाग में आते रहते हैं कि जो मेरा बेबी है वो ठीक है या फिर नहीं ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब बहुत सारी चीजें वो सोचती रहती है और इस वजह से वो बहुत ही एंजियस हो जाती है। नेक्स्ट क्या करना है, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अब इस अवस्था में उसको हमको क्या देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। ये एक नर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और जो नर्स साइकोलॉजिकल सपोर्ट अच्छे से देती है उनके जो पेशेंट होते हैं ना उनकी रिकवरी भी बहुत अच्छे से होती है। तो जो एक नर्स होती है उसका जो काम होता है वो एक डॉक्टर से कहीं ज्यादा बेहतर होना चाहिए और वो एक डॉक्टर से कहीं ज्यादा नॉलेजेबल भी होती है क्योंकि डॉक्टर सिर्फ आते हैं, पेशेंट को देखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बाकी टाइम जो पेशेंट की केयर होती है वो कौन करता है, नर्स ही करती हैं। इसलिए नर्स की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट महिला किस तरह से, जो नर्स है वो किस तरह से देगी महिला को, डू नॉट लीव द वुमेन अलोन। यहाँ पे जो महिला है उसको अकेला नहीं छोड़ना है। अब एक नर्स एक व्यक्ति के पास तो हमेशा बैठ नहीं सकती, तो इसके लिए करना क्या है कि जो भी उसके फैमिली मेंबर होंगे जिससे वो महिला बहुत ही क्लोज होगी, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जो महिला पेशेंट होती है, अब प्लासेंटा प्रीविया की बात करें तो महिला ही होगी। अब जो महिला पेशेंट है वो बहुत बार कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे वो बहुत क्लोज रहती है, उसकी सासू माँ हो सकती है या फिर उसकी खुद की माँ हो सकती है या फिर उसके हस्बैंड हो सकते हैं या फिर उसका भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो उससे बहुत ही क्लोज हो या फिर जिसके साथ जो महिला है वो कंफर्ट फील करती हो, उस व्यक्ति को सजेस्ट करना है कि आप हमेशा महिला के पास रहिए, इसकी जो भी चीजें हैं हमको बताते रहिए, क्योंकि जो नर्स होती है वो एक साथ बहुत सारे पेशेंट देखती है, तो एक व्यक्ति के साथ वो नहीं रह सकती, लेकिन समय समय पे वो जाके देखती रहती है। तो यहाँ पे क्या करना है कि महिला को अकेला नहीं छोड़ना है, कोई ना कोई एक सदस्य महिला के साथ रहना है। इससे क्या होगा कि उसका जो एक तो जो उसकी थॉट है, उसकी जो थिंकिंग है उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं, उसकी एंजाइटी को थोड़ा कम कर सकते हैं, साथ ही उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट के थ्रू उसके जो डाउट्स हैं या फिर उसके जो अंदर की क्वेरी हैं उनको भी थोड़ा सा हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं और महिला को सांत्वना दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड कंटिन्यू नर्सिंग केयर टू द वुमेन। महिला को कंटिन्यू क्या देना है, नर्सिंग केयर देते रहना है टाइम टू टाइम। फिर क्या है, इंकरेज द वुमेन। जो महिला है उसको हमको इंकरेज करना है, हर बात में उसको पॉजिटिविटी फील करानी है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। जैसे नॉर्मली महिला पूछती है, क्योंकि उसको बहुत ही उम्मीद रहती है, जब उसके पास से डॉक्टर गुजरते हैं या फिर नर्स उसके पास से आती जाती हैं, तो उस दौरान जो महिला होती है वो चाहती है कि आप कुछ ऐसा बोलें जिससे उसके अंदर पॉजिटिविटी है। तो उस दौरान नर्स के मुंह से निकला हर एक शब्द महिला के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो अगर वो नर्स चाहे तो महिला के अंदर वो पॉजिटिविटी ला सकती है, वो कह सकती है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, आपका बच्चा भी बहुत जल्दी इस दुनिया में आएगा और वो बिल्कुल ठीक है, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसको भ्रम में भी नहीं रखना है। तो मतलब कि एक पॉजिटिव वे में आप चीजों को कह सकते हैं महिला से, इससे क्या होगा कि उसको एक सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, बिहेव फ्रेंडली विद द वुमेन एंड हर फैमिली मेंबर। वही चीज यहाँ पे कह रहा है जो अभी मैंने बताया
कि जो भी नर्स है उसको फ्रेंडली व्यवहार करना है, एक दोस्त की तरह से बात करना है, उसका जो IPR है वो बहुत ही अच्छा करना है। मतलब कि जो महिला के और नर्स के बीच का संबंध होता है वो कैसा होना चाहिए, एक दोस्ताना होना चाहिए, ताकि वो बातें अपनी अच्छे से शेयर कर सके, जो महिला है वो नर्स से अपनी बातें शेयर कर सके। इससे क्या होगा कि जो महिला के अंदर जो भी भावनाएं हैं वो बाहर आएंगी और जो नर्स बताएगी उससे उसको संतुष्टि होगी। तो अगर व्यवहार अच्छा रहेगा तब भी वो बता पाएगी। अगर कोई नर्स है वो बहुत ही गुस्से में या फिर चिड़चिड़ा के बात करेगी तो फिर क्या है कि वो जो महिला है वो पहले से डर जाएगी, फिर वो अपनी बातें पूछ ही नहीं पाएगी और ना ही अपनी बातें बता पाएगी। तो जो महिला है और साथ ही जो उसके फैमिली मेंबर है, सबके साथ जो नर्स होती है उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब दोस्ताना होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, 7th में क्या पॉइंट है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। अब यहाँ पे जो नर्स होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करे, किसी भी तरह के संक्रमण से महिला को बचाने के लिए कार्य करे। तो इसमें क्या है, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक मस्ट बी यूज्ड व्हेन प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट टू प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम इन्फेक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि जब भी कोई नर्सिंग प्रोसीजर नर्स करती है उस दौरान उसको हमेशा स्ट्रिक्टली एसेप्टिक टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो महिला को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी किसी भी तरह के इन्फेक्शन से, जो कि हॉस्पिटल में होने के लिए सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है, हैंड शुड बी वॉश थ्रोली बिफोर एंड आफ्टर ईच नर्सिंग प्रोसीजर। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर करने से पहले और करने के बाद जो नर्स होगी उसको हैंड वॉश प्रॉपरली करना है और तभी उसको किसी भी तरह कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है। जैसे कि नर्स आई, अब उस दौरान क्या हुआ कि उसने एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लिया, उसका टेम्परेचर लिया, पल्स लिया, हार्ट रेट ली, सब कुछ उसने किया। अब वहां से वो दूसरे पेशेंट के पास गई तो उस दौरान उसको हैंड वॉशिंग करने के बाद ही करना चाहिए, या फिर जो नर्स है वो ग्लव्स वेयर कर सकती है। तो एक पेशेंट को देखा, उसके बाद वो अपना ग्लव्स हटा सकती है, हाथ धो सकती है, उसके बाद फिर से अपना प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए जब दूसरे पेशेंट के पास जाती है तो फिर से वो हाथ धो के ग्लव्स वेयर करती है। इससे क्या होता है कि एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट के पास नहीं जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, ओनली स्टराइल इक्विपमेंट शुड बी यूज। जो भी इक्विपमेंट वो यूज करती है वो कैसे होने चाहिए, स्टराइल होने चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 8th पॉइंट क्या कह रहा है, अब ये सारे जब फॉलो करेगी वो इंस्ट्रक्शन तो इससे क्या होगा कि जो महिला है उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का चांस नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग द नॉलेज लेवल ऑफ वुमेन एंड देयर फैमिली। यहाँ पे जो महिला है जिसको प्लासेंटा प्रीविया की समस्या हुई है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके नॉलेज का मतलब है कि रिलेटेड जो उसकी कंडीशन होती है, जो उसकी स्थिति होती है, उसके बारे में उसको बताना है, इन्फॉर्म करना है। और साथ ही क्या जो उसके मेंबर है, फैमिली मेंबर है, उनको भी बताना है। क्या बताना है, ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन हॉनेस्टली रिलेटेड टू वुमेन इलनेस। जो महिला की बीमारी है उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी जानकारी होगी, वो किसको देना है, जो महिला है उसको देना है। साथ ही जो महिला के साथ वाले उसके फैमिली मेंबर हैं उनको बताना है। कैसे बताना है, हॉनेस्टली बताना है। तो ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्या है, दे शुड आल्सो इन्फॉर्म द वुमेन हेल्थ प्रोग्रेस कंडीशन। अगर महिला की जो भी प्रोग्रेस कंडीशन है, जैसी भी है, वो बताना है, महिला को भी बताना है और महिला के जो अटेंडेंस है, फैमिली मेंबर हैं, उनको भी बताना है, ताकि उन लोगों को इस बात का कम से कम संतुष्टि रहे कि जो हमारा पेशेंट है या फिर जो हमारे घर के सदस्य है वो उसके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है या फिर उसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, इस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनको बताना है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे 9th नंबर में है, 2 सेक्शन इसमें हो जाएगा। फर्स्ट इसमें ए, उसमें क्या है, प्री ऑपरेटिव केयर इन केस ऑफ सीएस। अब यहाँ पे क्या है कि अगर प्लासेंटा प्रीविया है और उस दौरान अब उसको ऑपरेशन के लिए जाना है, मतलब कि सीएस होना है, सिजेरियन सेक्शन होना है, तो उस दौरान जो नर्स होती है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे दिया प्री ऑपरेटिव, मतलब ऑपरेशन से पहले, जो सिजेरियन सेक्शन होने वाला है उससे पहले जो नर्स है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या वो केयर करती है फीमेल की। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, रिटन कंसल्ट शुड बी टेकन फ्रॉम द वुमेन एंड हर फैमिली मेंबर। ये हमको सिर्फ प्लासेंटा प्रीविया वाले केस में नहीं करना है, बल्कि हर जगह ये होता है कि किसी भी प्रोसीजर को करने
करने से पहले, मतलब कि किसी भी तरह का ऑपरेशन हो या फिर ऐसा कोई सर्जरी हो, उससे पहले रिटर्न कंसल्ट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जो नर्स है उसको क्या लेना है, रिटर्न कंसल्ट लेना है। किससे लेना है, या तो महिला से ले सकती है, अगर महिला उस समय करने लायक है, साइन करने लायक है, बताने लायक है, सारी चीजें सुनने और कहने लायक है, तो महिला कर सकती है अगर उसकी स्थिति ऐसी है तो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे महिला को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो उस दौरान महिला इसके लिए तैयार नहीं रहती है। वो बोलती है कि मेरे परिवार वालों से करवा लीजिए। तो वहाँ पे क्या है, या तो आप वुमेन से लीजिए या तो फिर उसके जो फैमिली मेंबर है उनसे आप रिटर्न कंसल्ट ले लीजिए। लेकिन ये जरूरी है, ये सबसे पहला पॉइंट है किसमें, प्री ऑपरेटिव केयर में, और ये जिम्मेदारी होती है नर्स की। नेक्स्ट क्या है, द ऑपरेशन साइट शुड बी क्लीन। अब वहाँ पे क्या है कि जो महिला है वो प्लासेंटा प्रीविया की है, उसका सिजेरियन होना है, ऑपरेशन होना है, तो उस एरिया को पूरा क्लीन करके रखना है। मतलब जो भी नर्स है उसको महिला का जो जेनाइटल एरिया है, साथ ही जो पेट का निचला वाला भाग है, वो सारा साफ करके रखना है, क्लीन करके रखना है। नेक्स्ट क्या है, द वुमेन शुड बी स्टॉप ईटिंग एंड ड्रिंकिंग 6 to 8 आवर बिफोर द सर्जरी। ये भी बात यहाँ पे कही गई है कि जिस भी महिला की सर्जरी होनी है, जैसे कि क्या होता है, डॉक्टर टाइम दे देते हैं कि अब जैसे कि सुबह 8 बजे इनकी सर्जरी होगी। अब डॉक्टर ने टाइम दे दिया, आज वो शाम को विजिट पे आए, उन्होंने टाइम दिया कि कल सुबह 8 बजे इनकी सर्जरी होगी। तो अब यहाँ पे जो नर्स, ड्यूटी नर्स है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पेशेंट के पास जाएं और उनको बताएं कि कल आपकी 8 बजे सर्जरी होनी है, इसलिए अब आप इतने बजे से, मान के चलिए कि रात में 10 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। इससे क्या होगा कि 6 से 8 घंटे तक आराम से वो खाली पेट रह लेगी। जो भी दवा है या फिर जो भी चीजें हैं 10 बजे तक उसको कंप्लीट कर देना है, ताकि आगे 6 से 8 घंटे तक वो आसानी से खाली पेट रह सके। और उसको बताना है कि ना ही कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है, बिल्कुल खाली पेट रहना है। तो ये हमको बताना है। नेक्स्ट क्या है, द वुमेन शुड बी प्रोवाइडेड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अब यहाँ पे जो महिला है उसको क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। क्यों देना है, क्योंकि एक तो महिला का प्लासेंटा प्रीविया है, तो वैसे ही वो डरी हुई है अपने बच्चे को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके, और दूसरा क्या है कि अब उसका ऑपरेशन होने जा रहा है। तो बहुत बार महिलाएं अंदर से बहुत ज्यादा डर जाती है, और इस डर की वजह से भी जो उनका हेल्थ स्टेटस होता है वो बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे मेंटली, फिजिकली जो महिला है उसको हमको सपोर्ट करना है, उसको एक तरह से पॉजिटिव थिंकिंग उसके अंदर लानी है, बताना है उसको कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, छोटा सा ऑपरेशन होगा और उसके बाद आपका बच्चा आपके हाथ में होगा, सारी चीजें बेहतर होगी। और भी जो भी उसके क्वेश्चन है वो अपनी नॉलेज के आधार पे हमको उसको डाउट को उसको क्लियर कर देने हैं। नेक्स्ट क्या है, द वुमेन शुड बी गिवन ऑल प्री ऑपरेटिव मेडिसिन। वही बात है जो मैंने यहाँ पे पहले बताई कि महिला की जितनी भी मेडिसिन होती हैं प्री ऑपरेटिव मेडिसिन होती है। जैसे बहुत बार ऑपरेशन के पहले कुछ मेडिसिन देनी रहती हैं, तो वो हमको दे देनी है। ये किसका काम है, ये नर्स का काम है, क्योंकि जो महिला है उसको तो पता नहीं है, और जो महिला के फैमिली मेम्बर है उनको भी नहीं पता होता कि कौन सी मेडिसिन कब देनी है। तो जो डॉक्टर होती हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं और जो नर्स होती हैं वो देने का काम करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर जो भी दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसको हमको देना है, जो भी प्री ऑपरेटिव मेडिसिन होती है, मतलब ऑपरेशन के पहले वाली मेडिसिन होती है। नेक्स्ट क्या है, द वुमेन शुड बी सेंट टू द ऑपरेशन थिएटर विद एन आइडेंटिफिकेशन टैग। अब यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस भी व्यक्ति का ऑपरेशन होना है, जिस भी महिला का ऑपरेशन होना है, उसको आइडेंटिफिकेशन टैग के साथ ही ऑपरेशन थिएटर में भेजना है। वहाँ पे हमको ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेना है, पहचान कर लेनी है कि ये वही व्यक्ति है जिसका ऑपरेशन होना है। तो वहाँ पे क्या करना है, उसको एक आइडेंटिफिकेशन टैग देना है, मतलब एक पहचान जैसा उसको टैग देना है, जिसमें उस व्यक्ति का बेड का नंबर या फिर रूम का नंबर, उस व्यक्ति का नाम सारा लिखा रहता है। इसी के साथ उसको कहाँ भेजना है, ऑपरेशन थिएटर में भेजना है। तो वो सभी क्या है, प्री ऑपरेटिव केयर हो गया। फर्स्ट इसमें क्या है, द वुमेन वाइटल साइन शुड बी चेक्ड रिपीटली। यहाँ पे कह रहा है कि जो महिला के वाइटल साइन है उनको हमको कंटिन्यू बार बार चेक करते रहना है, क्योंकि उस दौरान महिला का ऑपरेशन जब होता है तो उसको एनेस्थीसिया दिया रहता है। अब महिला तुरंत तो होश में आती नहीं है, उसमें समय लगता है। तो उस दौरान हमको कंटिन्यू उसका जो वाइटल साइन है, जैसे कि महिला का जो ब्लड प्रेशर है, महिला की पल्स है, महिला का हार्ट रेट है, ये सारी चीजें हमको मेजर करनी रहती हैं,
बार बार उसको चेक करना रहता है। वैसे तो मशीन वगैरह लगी रहती हैं, लेकिन फिर भी जब महिला को हम आईसीयू से शिफ्ट करते हैं उसके रूम में, तो उसके बाद जो नर्स होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कंटिन्यू उसको मॉनिटर करती रहे, जिससे उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में पता चलता रहे। नेक्स्ट क्या है, गिव प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक फॉर पेन रिलीफ। अब वहाँ पे महिला का ऑपरेशन हुआ है तो स्वाभाविक है कि दर्द उसको होगा ही होगा, तो उसको क्या देना है, जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है एनाल्जेसिक के रूप में वो महिला को देना है, जिससे उसका जो दर्द है उससे उसको आराम मिल सके। यहाँ पे वही दवा देनी है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, अपने मन से या फिर बाहर से कोई दवा नहीं देनी है। नेक्स्ट क्या है, द वुमेन शुड बी, और यहाँ पे जो दवा देंगे उसमें भी जो 5 करंट रूल थे उनका हमको प्रयोग करके ही देना है। नेक्स्ट क्या है, द वुमेन शुड बी प्रोवाइडेड अ कंफर्टेबल पोजीशन इन अ काम एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। यहाँ पे भी वही बात है कि जो महिला है उसको बिल्कुल साफ सुथरा और शांति वाला वातावरण देना है, तो ये तो हो ही जाता है। नेक्स्ट क्या है, ऑल मेडिसिन शुड बी गिवन टू द वुमेन एज पर द डॉक्टर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे दिया है कि जो महिला है उसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सारी मेडिसिन देनी है। और यहाँ पे भी क्या है, इंक्लूडिंग 5 करंट रूल्स, जो 5 करंट रूल हमने पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग हमको सारी दवाएं महिला को देनी है, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, जो भी मेडिसिन वो देनी है। नेक्स्ट क्या है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस शुड बी मेंटेन थ्रू आईवी लाइन। यहाँ पे कह रहा है कि जो महिला को ड्रिप चल रही है, जो उसको ड्रिप लगाई गई है, उसके द्वारा महिला का जो शरीर में जो वाटर होता है या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको बैलेंस करके रखना है, उसको मेंटेन करना है। जैसे कि महिला ऑपरेशन थिएटर के बाद बाहर आई, अपने वार्ड में अपने रूम में आई, तो उसके बाद जो भी उसको आईवी ड्रिप लगी हुई है डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि इसको किस तरह से देना है, मतलब कि ये किस तरह से मतलब कितने ड्रॉप प्रति मिनट के हिसाब से चलेगी। तो जिस तरह से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे उसी तरह से उसको हमको देना है। तो आईवी फ्लूइड किस लिए दिया जाता है, ताकि जो महिला के बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है उसको बैलेंस किया जा सके, ताकि महिला डिहाइड्रेट ना हो, वो शॉक की कंडीशन में ना जाए। नेक्स्ट क्या है, नेसेसरी केयर शुड बी प्रोवाइडेड एंड प्रिवेंट बेड सोर इन द वुमेन। यहाँ पे भी वही बात कह रहा है, क्योंकि ऑपरेशन हो गया महिला, ये एक तो पहले से ही वो बेड पे फुली रेस्ट कर रही थी, और अब क्या है, अब ऑपरेशन हो गया तो अब और भी वो ज्यादा हिलडुल नहीं पाएगी। तो उस दौरान क्या है कि उसको बेड सोर होने के रिस्क ज्यादा रहते हैं। बेड सोर का मतलब कि बेड पे लेटे लेटे क्या होता है कि घाव हो जाता है, वहाँ की स्किन जो है वो छिल जैसे जाती है, जहाँ जहाँ पे भी प्रोमिनेंस एरिया होता है, मतलब हमारे बॉडी पे जो उभार वाला एरिया होता है, जैसे कंधे का पिछला भाग होता है, हिप्स वाला भाग होता है, एड़ियाँ होती हैं, यहाँ पे एल्बो वाला भाग होता है, ये कंधे होते हैं। तो उस एरिया को हमको क्या करना है, प्रिवेंट करके रखना है, बचा के रखना है, ताकि वहाँ पे शोर ना हो, वहाँ पे किसी भी तरह का घाव ना हो। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर केयर ऑफ द सर्जिकल वुंड। जो महिला का सर्जिकल घाव है, जो ऑपरेशन वाली जगह है, उसका भी प्रॉपर केयर करना है। किस तरह से करना है, उसकी टाइम टू टाइम सफाई करनी है, टाइम टू टाइम उसकी पट्टी बदलनी है, और इस बात का हमको ध्यान रखना है कि उस दौरान भी हमको स्ट्रिक्टली एसेप्टिक टेक्निक का प्रयोग करना है। जो भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे हम यूज करेंगे वो सारे कैसे होने चाहिए, स्टाइल होने चाहिए। तो इन सब चीजों का भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या करना है, शुड बी सर्च फॉर द प्रेजेंस ऑफ एनी एबनॉर्मल सिम्टम इन्फॉर्म द फिजिशियन इमीडिएटली। अब अगर महिला में किसी भी तरह के एबनॉर्मल सिम्टम हमको दिखते हैं तो तुरंत हमको किसको इन्फॉर्म करना है, जो भी फिजिशियन होंगे ड्यूटी पे उनको इन्फॉर्म करना है। जैसे बहुत बार होता है कि ऑपरेशन के बाद महिला को वोमिटिंग वगैरह होने लगती है, उल्टियाँ बहुत ज्यादा होने लगती हैं, तो उस दौरान भी हमको क्या करना है, जो भी फिजिशियन है उनको इन्फॉर्म करना है। या फिर महिला को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना उसको आने लगा, तो उस दौरान भी हमको क्या करना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन होती है तो हमको इन्फॉर्म करना है। फिर क्या है, when vowel sound start to be heard और one should start eating and drinking through the mouth। यहाँ पे क्या कह रहा है, अब तुरंत ये बात नहीं हो रही, जैसे ऑपरेशन को मान के चलिए कि 5-6 घंटे हो गए। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर महिला में जो बाउल साउंड होता है, अगर वो स्टार्ट हो गया, अगर हमने सुना, अब स्टेथोस्कोप होता है तो स्टेथोस्कोप से इसको पेट पे लगा के सुनना होता है, वहां पे क्या होता है, बाउल मूवमेंट सुनाई देता है।
जो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, बाउल मूवमेंट होता है, वो सुनाई देता है। तो अगर वो सुनने में आ रहा है, स्टेथोस्कोप के द्वारा आपने सुना और आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे बाउल मूवमेंट हो रहा है, तो अब क्या होता है कि जो महिला होती है उसको हम खाने और पीने की चीजें दे सकते हैं थ्रू द माउथ, मतलब मुंह के द्वारा। इसके पहले नहीं देते। जब तक बाउल मूवमेंट, बाउल साउंड नहीं सुनाई देगा, तब तक हम उसको खाने पीने को मुंह के द्वारा कुछ भी नहीं देंगे। कैसे देते हैं? ड्रिप के थ्रू देते हैं, आईवी फ्लूइड के तौर पे देते हैं। जो भी मेडिकेशन देना रहता है या फिर जो भी उसको न्यूट्रिएंट देना रहता है, न्यूट्रिएंट में क्या आईवी फ्लूइड चलता है और उसी में जो मेडिसिन होती हैं वो दी जाती हैं। नेक्स्ट क्या है? इनिशियली लिक्विड फूड शुड बी गिवन। स्टार्टिंग में क्या देना है महिला को? लिक्विड फूड देना है। लिक्विड फूड का मतलब कि आप वहाँ पे फलों का जूस दे सकते हैं या फिर दाल का पानी दे सकते हैं या फिर आप दूध दे सकते हैं। तो ये क्या है? ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म वाले डाइट है। तो शुरुआत में यही चीजें देनी है। जब उसको डॉक्टर ये बोल देंगे कि अब उनका जो बाउल मूवमेंट है वो आ गया है, बाउल साउंड सुनाई दे रहा है, अब आप इनको मुंह से कुछ भी दे सकते हैं, तो फिर हमको वहाँ पे क्या देना है? सिर्फ और सिर्फ पहले लिक्विड फूड देना है। उसके बाद क्या देना है? देन सेमी सॉलिड देना है। सेमी सॉलिड का मतलब कि जो थोड़ा सा ऐसा हो कि जैसे हलवा हो गया या फिर दलिया हो गई या फिर खिचड़ी हो गई, तो ऐसे सेमी सॉलिड फूड उसको देने हैं। उसके बाद क्या देना है? देन सॉलिड फूड शुड बी स्टार्टेड। उसके बाद फिर सॉलिड फूड आप दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग का जो समय होगा, मतलब ऑपरेशन के 6 या 7 घंटे बाद, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, जितने घंटे बाद जब भी बाउल साउंड सुनाई दे, तो सबसे पहले लिक्विड फूड देंगे। लिक्विड फूड के बाद जब डॉक्टर कहें कि हाँ अब आप इनको सेमी सॉलिड कुछ भी दे सकते हैं, दलिया दाल जो भी है वो दे सकते हैं, तो आप सेमी सॉलिड में वो चीजें दीजिए। उसके बाद क्या है? फिर सॉलिड में आप जो भी डॉक्टर बोले या फिर जैसा भी उनको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड हो उस तरह से दे सकते हैं। तो ये जितना भी चीजें हमने पढ़ी वो सब किस में आती है? वो सभी नर्सिंग केयर में आती हैं। तो ये रहा हमारा आज का नर्सिंग केयर, जिसमें हमने देखा कि जो प्लासेंटा प्रेविया होती है उसमें नर्सिंग केयर किस तरह से दिया जाता है, कितने स्टेप में दिया जाता है, और अगर एग्जाम में आता है तो आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।